महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी के दल साथ मिलकर लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच शुरू से ही टकराव रहा है। पहले सीटों के बंटवारे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच लंबी खींचतान हुई और अंत तक सीटों का ऐलान नहीं किया जा सका। अब वोटिंग के दिन भी दोनों के बीच टशन देखने को मिल रही है। आखिरी वक्त में कांग्रेस ने ऐसा यूटर्न मारा है जिससे उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इससे उद्धव ठाकरे काफी गुस्से में हैं और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम तक करार दे दिया है। महाराष्ट्र की कई सीटें ऐसी हैं जहां उद्धव गुट और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच फ्रेंडली फाइट होती दिख रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला सोलापुर और रामटेक जैसी विधानसभा सीटों पर है। वैसे तो महाविकास आघाड़ी में यह सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास गई है। कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन आखिरी वक्त पर देखने को मिला कि कांग्रेस ने उद्धव गुट की शिवसेना के बजाय वहां खड़े निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने में लगी थी। इससे पूरी संभावना है कि उद्धव गुट के कैंडिडेट को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। रामटेक सीट से उद्धव गुट ने विशाल बारबेटे को टिकट दिया है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र मुल्क ने बगावत कर दी और निर्दलीय पर्चा भर दिया। ऐसे में कांग्रेस ने उद्धव गुट के कैंडिडेट की बजाय राजेंद्र मुल्क का समर्थन किया। उनके सांसद से लेकर तमाम नेता मुल्क का प्रचार करते नजर आए। आखिरी दिन भी वे साथ खड़े दिखे। इसी तरह सोलापुर साउथ सीट पर कांग्रेस की सांसद परिणीति शिंदे और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज कडाडी का प्रचार करते दिखे, उनके लिए समर्थन मांगते दिखे। यहाँ भी उद्धव गुट के कैंडिडेट के लिए उन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी है। शिंदे ने तो यह तक कहा कि कडाडी को कांग्रेस का आधिकारिक समर्थन मिला हुआ है। उद्धव ठाकरे गुट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया। उद्धव गुट के नेता शरद कोली ने कहा कि परिणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे कौन लोग हैं? ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को प्रमोट करते हैं। अंदर खाने इन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। शिंदे परिवार को चुनौती देते हुए उद्धव गुट ने कहा, यह आपका आखिरी चुनाव होगा। शिवसैनिक ये ठान कर बैठे हैं कि आपको कहीं से भी सांसद नहीं बनने देंगे, क्योंकि आपने शिव सैनिकों की गर्दन काटने की कोशिश की है। कांग्रेस सावधान रहे। वहीं कांग्रेस ने सतर्क चाल चलते हुए एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज कर दिया है। अधिकांश एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। हालांकि कुछ पोल के आंकड़े इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों और झारखंड की 38 सीटों पर एक दूसरे के लिए चरण का मतदान 20 नवंबर को संपन्न हुआ। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल दल झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले झारखंड में सत्ता बरकरार रखने को लेकर आशान्वित है, जबकि कांग्रेस नीत महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार को हराने के लिए कड़ी मेहनत की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, हम ज्यादातर एग्जिट पोल को खारिज करते हैं, उनमें अक्सर हेरफेर किए जाते हैं। हम चुनावी नतीजों का इंतजार करना चाहेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। हम जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया और अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं, महायुति सरकार के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर चल रहे एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक अगली सुनवाई तक लगाई है। यह मुकदमा प्रवर्तन निदेशालय ने किया है। मुकदमे को लेकर ईडी को नोटिस भेज दी गई है। यह डील भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरसेल और मलेशिया की मैक्सिस के बीच हुई थी। मैक्सिस ने 2006 में एयरसेल का अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद 2011 में यह मामला उछला था। एयरसेल के भारतीय मालिक स्विस करन ने आरोप लगाया था कि उन पर एयरसेल में हिस्सेदारी बेचने का दबाव डाला गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि इस डील को मंजूरी देने के बदले पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को फायदे दिए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल मैक्सिस डील के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी। इसे लेकर दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस मनोज कुमार ओरी की बेंच ने याचिका पर आंशिक सुनवाई की थी और 20 नवंबर को भी सुनवाई जारी रखी। चिदंबरम की ओर से पेश वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन चलाने की अनुमति मिले बिना ही चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक सेवक थे। ऐसे में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की जरूरत है, लेकिन ईडी के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यह केस फॉरेन इन्वेस्टमेंट
प्रमोशन बोर्ड से जुड़ा है। 2006 में एयरसेल मैक्सिस डील को पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री ने मंजूरी दी थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी। एयरसेल मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी का था। इसके बावजूद एयरसेल मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की मंजूरी के बिना मंजूरी दी गई। साल 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कार्ति चिदंबरम की विभिन्न कंपनियों के बीच वित्तीय लेन देन का खुलासा किया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने अपने बेटे कार्ति की एयरसेल मैक्सिस डील से लाभ उठाने में मदद की। इसके लिए उन्होंने दस्तावेजों को जानबूझकर रोका और अधिग्रहण प्रक्रिया को नियंत्रित किया ताकि कार्ति को अपनी कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ाने का वक्त मिल जाए। 23 मार्च 2022 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों से जुड़े मामलों में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को नियमित जमानत दी थी। साथ ही 27 नवंबर 2021 को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया था। ईडी की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा मेसर्स एडवांटेजेस स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 23 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले केस बांटने के आरोप का सामना कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में तावड़े के वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट विनोद तावड़े पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि ये तीनों नेता नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर विनोद तावड़े से बिना शर्त माफी मांगे। साथ ही माफीनामा 3 अंग्रेजी अखबार और 3 क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार के फ्रंट पेज पर पब्लिश करें। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी माफीनामे को पोस्ट करें। माफी नहीं मांगने पर तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करेंगे। साथ ही 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे। विनोद तावड़े ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर 19 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि विनोद तावड़े को मतदाताओं को 5 करोड़ रुपए बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और इस तरह के नाटकीय बयान दिए गए। वे सिर्फ मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करना चाहते थे। मैं गंभीर रूप से आहत हूँ। मैं एक सम्मानित मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। पिछले 40 वर्षों से राजनीति में हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के नेता मुझे, पार्टी और मेरे नेताओं को बदनाम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मीडिया और लोगों के सामने यह झूठ बोला। इसलिए मैंने उन्हें कोर्ट नोटिस जारी किया है कि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या कार्रवाई का सामना करें। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग से एक दिन पहले बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर मतदाताओं को लुभाने के लिए 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया। पैसे बांटे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। इसमें से कई वीडियो बहुजन विकास अघाड़ी के सदस्यों ने बनाए थे, जो पालघर जिले के विराल कस्बे में उस होटल के हॉल में घुस गए थे जहां तावड़े मौजूद थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कथित तौर पर पैसे बांटे जाने के सिलसिले में 2 प्राथमिकी भी दर्ज की। मामला सामने आने के बाद अपने बयान में तावड़े ने कहा, होटल में उनका दौरा नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार राजन नाइक से मुलाकात करने के लिए था। उन्होंने कहा, पालघर से मुंबई लौटते समय मुझे राजन नाइक का फोन आया, जिन्होंने मुझे वसई के एक होटल में चाय के लिए आमंत्रित किया, जहां पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। वहां पहुंचने के बाद हमने स्वाभाविक रूप से चुनावी संबंधी मुद्दों, खास तौर से मतदान के दिन की तकनीकी प्रक्रियाओं और बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, अचानक दूसरे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अंदर घुस आए और मुझे घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। बाद में मुझे पता चला कि वे बहुजन विकास अघाड़ी के थे। तावड़े ने बताया कि इसके बाद उन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर को फोन किया और उनसे स्थिति को नियंत्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैंने हितेंद्र ठाकुर से संपर्क किया और उनसे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने का अनुरोध किया। वह और बीवीए विधायक क्षितिज ठाकुर दोनों होटल पहुंचे। क्षितिज बातचीत के बाद तनाव कम करने के लिए मैं उनके साथ एक वाहन में सवार होकर वहां से चला गया। तावड़े ने कहा, मेरे द्वारा पैसे बांटने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो बस चाय पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा था।
और चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर रहा था। ये आरोप निराधार है। उन्होंने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगालने की मांग की और कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष जांच करने दिया जाए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ था, सच सामने आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। कहावत है कि गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। अभी चुनाव परिणाम आएंगे 23 तारीख को, पर एमवीए में मुख्यमंत्री पद पाने की मारामारी शुरू हो गई। नाना पटोले ने कहा है कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से ही बनेगा। इस पर संजय राउत भड़क गए। कहा है कि नाना पटोले कौन होते हैं, इसका फैसला तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी को करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बेचारे उद्धव ठाकरे की हालत यह है कि जाति गवाई, धर्म गवाया, फिर भी मलाई नहीं चाक सके। महाराष्ट्र चुनाव को खत्म हुए अभी एक ही दिन हुआ है और सीएम पद को लेकर इंडिया गठबंधन में दावे का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि 6 पार्टियों के 2 गठबंधन इस बार महाराष्ट्र के मैदान में हैं। इसीलिए किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना नहीं। इसी वजह से ही सीएम पद की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई है। वोटिंग खत्म होने के बाद जहां एक तरफ महाराष्ट्र के लोग चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस नेता नाना पटोले और यूबीटी शिवसेना नेता संजय राउत के बीच सीएम पद को लेकर सार्वजनिक विवाद सामने आया है। नाना पटोले ने दावा किया कि रुझानों के मुताबिक कांग्रेस को पूर्व बहुमत मिलेगा और कांग्रेस के नेतृत्व में एमवीए सरकार बनेगी, जिस पर संजय राउत ने राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस आलाकमान से पूछा कि अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया है तो सीएम पद के लिए नाना पटोले के नाम की घोषणा करें। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है और हम शीर्ष नेता जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले खेल शुरू हो गया है। बागी नेताओं को फोन किए जा रहे हैं, मनाने की कोशिश हो रही है, भरोसा दिया जा रहा है कि जीत गए तो दूसरे पाले में मत जाना। पार्टी से वर्षों पुराने रिश्ते की दुहाई दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी इस काम में सबसे आगे बताई जा रही है। 2 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई ताकि अगर ऐसी नौबत आए कि 2-4 एमएलए कम पड़े तो अपने ही बागी नेताओं से काम चला लिया जाए। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल साफ इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की गाड़ी किसी भी ओर करवट ले सकती है। कई एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी को 1 से 30 से ज्यादा सीटें मिलते हुए दिखाया गया है। इससे गठबंधन के नेताओं में भरोसा जागा है। उन्हें लग रहा है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वे सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। ऐसे में गठबंधन के उन बागी नेताओं से संपर्क किया जा रहा है जो चुनाव जीत कर आ सकते हैं। वहीं न्यूज 18 इंडिया के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शरद पवार के नेतृत्व वाले शिवसेना ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि कांग्रेस की ओर से बाला साहेब थोराट को बागियों को मनाने का काम सौंपा गया है। कहा जा रहा है कि दोनों नेता लगातार ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं, उनसे फोन पर बात कर रहे हैं, उन्हें पार्टी के हित में फैसला लेने को कहा जा रहा है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर साथ आने के लिए मनाया जा रहा है। लगभग 30 साल बाद महाराष्ट्र में ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। पहले जहां राज्य में औसतन 61% वोटिंग होती थी, वहीं इस बार लगभग 65% वोटिंग दर्ज की गई है। इससे सभी दलों में बेचैनी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, इसीलिए वे कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को जीतते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई भी दल हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहता, इसीलिए बातचीत का दौर अभी से शुरू हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और इसी के साथ नेताओं के दल बदलना भी शुरू हो गया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा था। कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं अब सौरभ भारद्वाज के पार्टी छोड़ने की अफवाह उड़ने लगी। दरअसल पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज पार्टी गतिविधियों में दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में अफवाह उड़ने लगी कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। चुनाव की तैयारियों के बीच ऐसी खबरें भी आ रही थी कि आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी छोड़ने की अफवाह के बीच सौरभ भारद्वाज ने आधी रात को अरविंद केजरीवाल के साथ ही फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। हालांकि कैप्शन में कुछ नहीं लिखा है, केवल इमोजी का साइन बनाया है, जो कि अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश लग रही है।
पार्टी छोड़ने की अफवाहों के बीच सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स अकाउंट पर रात 12:29 यानी कि आधी रात को एक ट्वीट किया है। दिल्ली में फरवरी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा। हालांकि इससे पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कल विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। आप ने बीजेपी छोड़कर आए अनिल झा को किरारी से उम्मीदवार बनाया, वहीं वीर सिंह धिंगान को सीमापुरी से टिकट दिया। बता दें कि हाल ही में आप सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी को अलविदा कह दिया और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली के पूर्व सीएम और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व पीए विभव कुमार पर भड़ास निकाली। साथ ही उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी घेरते हुए उनसे सवाल किया। स्वाति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में लिखा, मुझे मारने पीटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने लाडले गुंडे विभव कुमार को बड़े बड़े इनाम दिए हैं। स्वाति ने लिखा, पहले इनाम के तौर पर विभव कुमार को पंजाब मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार का बेशकीमती पद, जो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, वो दिया गया। इसी के साथ आपके वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता से उनका सरकारी बंगला 10 फिरोजा शाह रोड खाली कराकर विभव कुमार को रहने के लिए दिया गया है। स्वाति ने कहा कि पंजाब पुलिस के डीजीपी सरकार के मुख्य सचिव अब गुंडे को रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ गुंडों को लाखों रुपए की तनख्वाह, गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर दिए गए हैं। वहीं वरिष्ठ सांसद को उनके घर से निकालकर उनका घर इस गुंडे को रहने के लिए दिया गया। वरिष्ठ सांसद के इस उम्र में उनका घर छीन लिया। ये गुंडा इस घर में गैरकानूनी ढंग से रह रहा है। स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाया कि जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक ने गुंडा कहा, उसको बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए केजरीवाल द्वारा इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोचिए इस आदमी के पास कितने राज छुपे होंगे। आप सांसद ने पंजाब सीएम भगवंत मान से सवाल किया कि अगर गुंडे पंजाब सरकार चलाएंगे तो पंजाब की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। आपके घर पर भी बहन बेटियां हैं। एक मुख्यमंत्री को अपने आप को इस प्रकार रबर स्टाम्प नहीं बनने देना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।